प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सत्र 2024-25 की जो परीक्षाएं राज्य सरकार राज्य स्तर पर आयोजित कर रही हैं, आज उसी का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का हुआ है कक्षा 10 का हिंदी विषय से। तो उस परीक्षा के उस सॉल्यूशन को लेकर के, संभावित उत्तरों को लेकर के आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हैं। तो आइए विद्यार्थियों, कैसा रहा आपका पेपर, इस संबंध में हम उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उसके जो समाधान हैं, उत्तर हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, इसमें पहला जो प्रश्न था आपका, उसमें अपठित गद्यांश को पढ़ कर के प्रश्नों के उत्तर देने थे और इसमें 4 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। तो विद्यार्थियों, पूरे पेपर को हल करेंगे, पूरे वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे हम उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। लिखा हुआ है इसमें, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसमें कहा गया है विद्यार्थियों कि जीवन जीने के लिए जो तत्व अनिवार्य होते हैं और वो जो भी तत्व हैं वो हमें यदि प्राप्त हो जाते हैं तो उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन के लिए वैसी है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्पकला। यहाँ विद्यार्थियों को उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि शिक्षा का वही स्थान है जीवन में जिस प्रकार से संगमरमर के टुकड़े का एक शिल्पकला में स्थान होता है। फलतः शिक्षा केवल ज्ञानदान ही नहीं करती अपितु संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी करती है। कहा गया है इसमें कि केवल ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का ध्येय नहीं है, अपितु उस ज्ञान के बाद में और संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण करना भी शिक्षा का उद्देश्य रहता है। वस्तुतः अपने को जीवित रखने के लिए अपने वातावरण और उसकी सापेक्षता में निज को समझकर, यहाँ विद्यार्थियों अपने को जीवित रखने के लिए अपने वातावरण यानी कि स्वयं का पोषण है इसमें, और उसकी सापेक्षता में निज को समझकर जीवन के अनुकूल कार्य को करना, जो भी कार्य अनुकूल होते हैं जीवन के लिए उनको करना, और प्रतिकूल का निवारण ही शिक्षा का उद्देश्य है। कहा गया है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उनको दूर करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति में शिक्षा प्राप्ति की संभावनाएं होती हैं वह शिक्षा को प्राप्त करके प्रतिकूल परिस्थितियों का भी निवारण वह कर लेता है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से विभूषित करती है और साथ ही स्वाभिमान से जीना सिखाने में सहायता कर मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ मानवीय गुणों के विकास की बात की गई है शिक्षा के द्वारा, और स्वाभिमान के साथ जीने की स्थितियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति जब शिक्षा से युक्त हो जाता है तो वो संस्कार के साथ साथ मानवीय गुणों के साथ साथ स्वाभिमान से जीना भी सीख जाता है। तो आइए प्रश्नों पर चर्चा है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा तो यहाँ निश्चित रूप से शिक्षा का उद्देश्य इसकी शीर्षक होगा। दूसरा है शिक्षा मनुष्य को बनाती है, तो यहाँ ये संस्कारबद्ध, मानवीय गुणों से विभूषित, स्वाभिमान से जीना, ये सभी हैं, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। शिक्षा का उद्देश्य है यहाँ पर विद्यार्थियों, अब हम ए और द ऑप्शन को देखते हैं। मानवता का विकास, सद्गुणों का विकास, लेकिन दोनों एक साथ हो नहीं सकते। दानवता का विकास इसमें हो नहीं सकता। तो यहाँ दोनों चीज़ें इस से ऑप्शन में आ जाती हैं। जीवन जीने की कला यहाँ सीखी जाती है इस शिक्षा के द्वारा, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। क्या करती है? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला देखते हैं विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो अपठित पद्यांश है। इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में। यहाँ विद्यार्थियों नोट करने की बात है कि प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक मौसम में लड़कियों का जो स्वभाव होता है वो हंसने का होता है। वो कली की तरह हंसती हैं
लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं, पिता के पिता से मिली दुकान। अर्थात यहाँ पर पुश्तैनी जो चीज़ें हैं उसको संस्कार रूप में ढालती हुई पिताजी से प्राप्त जो संपत्ति है या पिताजी से प्राप्त जो संस्कार हैं, जो उन्हें पिताजी को कहाँ से मिले थे, दादाजी से मिले थे, उस दुकान को वो संभालती हैं। लड़कियां वारिस हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लड़कियां उत्तराधिकारी हैं पिता की। लड़कियों ने समेट लिया है माँ को पिता के बाद। जब पिताजी की मृत्यु हो गई उसके बाद में लड़कियों ने अपनी माँ को संभाला है। लड़कियां होती हैं माँ, वो जननी के रूप में भी जब आगे अपने जीवन में जो माँ बनती हैं तो वो उसी प्रकार से संभालती हैं। दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती है पूर्वजनों की प्रतिध्वनियाँ। जब वो उस पिताजी के जैसे कोई इकलौती बच्ची है और वो वहाँ उस पिताजी के जो पुश्तैनी जो कार्य है उसको करके जब वो दुकान पर बैठती है तो अपने पूर्वजनों की प्रतिध्वनियाँ, वहाँ उससे प्राप्त जो संस्कार हैं तो उनको सुनती हैं। उदास गीतों में ढूंढ लेती हैं जीवन राग। राग का अर्थ होता है यहाँ पर गीत, यानी कि जीवन की जो शोभा है, जीवन का जो उल्लास है, उसको वो उदास गीतों में भी ढूंढ लेती हैं। अर्थात वो दुखमय क्षण को भी सुखमय बनाने का काम करती हैं। धूप में, बारिश में, हर मौसम में, हर मौसम में, यहाँ ये इस शब्द पर ध्यान देने की बात है। हर मौसम में अर्थात प्रत्येक मौसम में वो खिलखिलाती हैं लड़कियाँ। अर्थात वो कैसी रहती हैं, खुशनुमा रहती हैं। पहला इसमें है लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ धूप में, तेज़ बारिश में, कड़ाके की ठंड में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ सभी मौसमों की बात है तो यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी। पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला है, बेटी ने संभाला है, सही ऑप्शन होगा। लड़कियों को दुकान किससे मिली है, पिताजी से मिली है। उपयुक्त गद्यांश में लड़कियों को क्या बताया गया है, खुलकर जीने वाली यहाँ पर बताया गया है। हमेशा रोने वाली इसका आंसर नहीं है, दुखी रहने वाली भी आंसर नहीं है, कमज़ोर भी नहीं है। तो यहाँ खुलकर जीने वाली उन लड़कियों को बताया गया है। विद्यार्थियों तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें बताया गया है कि एक विषय पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में, अर्थात 25 से 30 पंक्तियाँ आपको निबंध के रूप में लिखनी है। आप किसी भी निबंध को लिख सकते हैं। इसमें 3 दिए हुए हैं, विद्यार्थी जीवन और खेलकूद। इसमें आपको ये 4 बिंदुओं के आधार पर लिखना है आपको। और भ्रष्टाचार का है, तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो किसी को भी आप निबंध को लिख सकते हैं। विद्यार्थियों निबंध लेखन में ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जब निबंध लेखन करते हैं तो उसकी रूपरेखा बनाई जाती है और उन बिंदुओं का पहले से निर्धारण कर लिया जाता है कि किन के पक्ष में हमको व्याख्या के साथ लिखना है, उनके बारे में चर्चा करनी है, चर्चा के बारे में उसमें लिखना है। तो यहाँ सबसे पहला किसी भी निबंध को लेते हैं तो प्रस्तावना आती है और अंत में आता है उपसंहार। प्रस्तावना एक सूचक होता है कि हम किस प्रकार से किस वर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। तो एक प्रवेश द्वार माना जाता है किसी भी निबंध का एक प्रस्तावना। उसका जो चर्चा रूप में होता है, उसका जो कम शब्दों में और बहुत अधिक जो अभिव्यक्ति है वो उससे की जाने का प्रयास करता है। और यहाँ पर उपसंहार अंत में आता है। कुछ 1-2 पॉइंट हम बीच में ले लेते हैं तो उनके आधार पर हम बढ़ा चढ़ा करके अनुच्छेदों में जो मध्यभाग होता है उसका निबंध का, उसके आधार पर लिख देते हैं। ये भी ध्यान रखना है विद्यार्थी, आपको कोई प्रस्तावना में हो सकता है आप कोई भी काव्य पंक्ति ले सकते हैं, सूक्ति ले सकते हैं। तो ये आपके निबंध को प्रभावशाली बनाने में सहायता करती हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर निबंध 25 से 30 पंक्तियों में लिखने को है, यानी कि 300 शब्द के लगभग आपको लिखना है। इसमें भूलना नहीं है, प्रस्तावना लिखनी है, अंत में उपसंहार लिखना है और बीच में दो बिंदुएं लगभग उसमें लिखने हैं। यहाँ वैसे बिंदु बनाए हुए हैं, फिर भी आप अपने मन से कोई भी बिंदु इसमें जोड़ सकते हैं। अनुच्छेदों में वो मध्य का भाग लिखा जाता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, स्वयं को चौथा प्रश्न, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें विद्यार्थियों एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया है, प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य जी को, उसमें खेल मैदान की सफाई करवाने का आग्रह किया गया है। तो जिस प्रकार से आप अवकाश लेने के लिए लिखते हैं या स्कूल में कोई समस्या है या आपको अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है, उसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो विषय का आप ध्यान रखें, विषय में आप क्या लिखेंगे,
कि खेल मैदान की सफाई करवाने के क्रम में। आप एक विनम्रता से युक्त जो प्रार्थना पत्र है वो इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे है इसमें इसी के अथवा में कि स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी माँ मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु एक पत्र लिखिए कि शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहा है और उसे अपने मित्र के बारे में उसके बारे में चर्चा करनी है और ऐसा उसमें लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये ध्यान कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। संबोधन का ध्यान है आपको किस प्रकार से कि मित्र आपका हम उम्र है तो उसमें प्रिय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो प्रिय मित्र है उसको संबोधित करते हुए और इस प्रकार से आपको ये एक लिखना है, पत्र लिखना है। तो एक पत्र जिस प्रकार से लिखते हैं तो वहाँ संबोधन है, अभिवादन है और अंत में आपका या आपका प्रिय मित्र, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों 5वां प्रश्न, अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन लिखना है और दूसरे में है अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। विद्यार्थियों, विज्ञापन लिखने की जब बात आती है आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने के लिए, अर्थात यहाँ पर 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। और विज्ञापन इस प्रकार से अपनी सूचना को जनसमूह में प्रसारित करने के लिए और अधिक से अधिक उसका जो लाभांश है वो वितरित करने के लिए, उस सूचना को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे कम शब्दों में अधिक भावों के अभिव्यक्ति के लिए आप लिख सकते हैं। तो वहाँ उसका जो हेडिंग होता है उसको आप बिंदु के रूप में लिखेंगे और प्रमुख हेडिंग के रूप में जो उसका शीर्षक होता है उसमें जैसे अचार पापड़ की बिक्री का है, अचार और पापड़ की बिक्री का विज्ञापन है, अच्छे तेलों से निर्मित और अच्छी क्वालिटी का अचार उपलब्ध है। इस प्रकार से आप कुछ ऐसा लिखें ताकि आप अपने जो भी विक्रय करना चाहते हैं, अपनी विक्रय शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ आप विज्ञापन इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, बहुचयनात्मक प्रश्नों के रूप में है इसमें। यहाँ कुछ आपकी व्याकरणिक चीज़ों की समझ को देखने के लिए, परखने के लिए यहाँ पर ये शब्द लाए गए हैं। देखिए, छठे प्रश्न का पहला है औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। विद्यार्थियों, उपचार प्लस एक, तो यहाँ पर एक प्रत्यय होगा। सप्तर्षि में यहाँ जो संख्यावाचक शब्द दिया हुआ है सप्त, तो यहाँ द्विगु समास होगा। बड़भागी कहा गया है विद्यार्थियों उद्धव को। रे नृप बालक काल वश बोलत, नृप बालक कहा गया है। ये परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद है। तो परशुराम जी लक्ष्मण को क्या कहते हैं? नृप बालक, यानी कि राजा दशरथ का पुत्र अर्थात राजा का बालक लक्ष्मण को यहाँ पर कहा गया है। आभा का अर्थ विद्यार्थियों चमक होता है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी हैं। संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया है? तो नवाब साहब ने नहीं दिखाया है। उसमें आप पाठ में पढ़ते हैं कि जो नवाब साहब हैं वो आराम से बैठे हुए खीरे चीरने का काम कर रहे हैं, नमक उस पर डालने का काम कर रहे हैं, और वो जैसे ही लेखक उसमें प्रविष्ट हुआ है उस रेल के डिब्बे में, तो वो किसी प्रकार से संगति करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो यहाँ नवाब साहब के लिए ये कार्य आएगा। मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो यहाँ विद्यार्थी उसका उत्तर 5 है। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटी है। पाठ के अनुसार इसी प्रकार से उसमें पाठ में दिया हुआ है। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के लेखक इसमें विद्यार्थियों अज्ञे जी हैं। अगला 7वां जो प्रश्न है इसमें देखते हैं विद्यार्थियों व्याकरणिक दृष्टि। रमेश शब्द इसमें दिया हुआ है संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह जा रहा है, तो विद्यार्थियों निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 6 सर्वनाम के यहाँ पर भेद होते हैं। इसमें आपको पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इस प्रकार से सर्वनाम के भेद होते हैं। तो यहाँ पर निश्चयवाचक यह को, यानी कि दूरस्थ और समीपस्थ, इस प्रकार से निकटस्थ और दूरस्थ का स्थितियाँ उसमें होती हैं। तो वहाँ व्यक्ति या वस्तु को निश्चित जब कर दिया जाता है तो वहाँ यह वह कुछ भी हो सकता है। तो ये निश्चयवाचक का उदाहरण है। कोयल मीठा गाती, इसमें मीठा क्या है? विशेषण है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों आगे इसमें 8वां जो प्रश्न है इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इसमें ये जो नेताजी का चश्मा है उस पाठ से लिया गया है। डायरेक्ट आते हैं इन प्रश्नों की तरफ।
उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये पाठ नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। हवलदार साहब किस आदत से मजबूर थे? वो जब भी वहाँ होकर के निकलते थे जहाँ पर वो नेताजी की मूर्ति रखी हुई थी, तो उसको वो अवश्य में देखते थे। उसकी नज़र उठा करके वो उस चश्मे को देखा करते थे कि उस मूर्ति पर चश्मा प्रतिदिन कौन बदल जाता है, तो वो प्राय उस मूर्ति को देखा करते थे। हवलदार साहब भावुक क्यों हुए? इसके अनुसार ये इसमें जो गद्यांश दिया हुआ है, तो उन्होंने देखा कि एक दिन सरकंडे का चश्मा उस पर लगा हुआ था, छोटा सा बना हुआ, तो उसे देख करके कि बच्चे भी इस प्रकार से देशभक्ति से चूर हैं और उन पर और कुछ चश्मा नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा दिया है, अर्थात वे बच्चे भी देशभक्ति से सराबोर हैं, इसलिए वो भावुक हो गए हैं इस दृश्य को देख करके। मूर्ति पर किससे बना चश्मा रखा हुआ था? तो इस गद्यांश के अनुसार विद्यार्थियों सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। यहाँ देखिए अथवा के रूप में है विद्यार्थियों उस खीरे वाले पाठ से, और उसमें देखते हैं लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है। खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं? तो यहाँ पर पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले। नवाब साहब ने क्या तैयारी की? उसने तैयारी यहाँ पर उसके लिए जीरा मिला हुआ नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया है और इसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। वो ऐसे क्या ये तैयारी करते थे। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि नवाब साहब ने क्या तैयारी की, तो इसमें दिया हुआ है आगे कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिलाया और उन पर मिर्च की सुर्खी बुरोक दी है। नवाब साहब जीरा मिला नमक और लाल मिर्च कहाँ से लाए? तो वही लखनऊ स्टेशन से ये लेकर आए थे। इस्तेमाल का शब्द का अर्थ बताइए? तो प्रयोग करना, उपयोग करना, ये इसके अर्थ होते हैं। आइए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 9वां, यहाँ पद्यांश दिया हुआ है और उस पद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक का है। इसमें सूरदास जी का है और उस सूरदास जी में यहाँ पर दिया हुआ है ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। तो यहाँ पद्यांश के कवि कौन हैं? तो यहाँ पर हैं सूरदास। उद्धव और गोपियों का जो संवाद है वो यहाँ पर व्यक्त हुआ है। जल के भीतर कौन रहता है? पुर इन पात रहत जल भीतर, इसमें दिया हुआ है कमल का जो पत्ते हैं वो जल के भीतर रहते हैं। जल की बूंद किस पर नहीं टिकती है? तो यहाँ पर इसका दिया हुआ है ज्यों जल माह तेल की गागर। तो तेल की जो गागरी है, तेल की जो गगरी है, उस पर जो जल की बूंदें हैं वो नहीं टिकती हैं। ऊधो को कैसा बताया गया है? तो यहाँ पर अति बड़े भागी, उसमें पहली पंक्ति में तुम हो अति बड़े भागी, तो यहाँ अति बड़े भागी बताया गया है। अथवा में दिया हुआ है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे काले, विद्युत छवि उर्मय कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर दो बादल गरजो। यहाँ बादल से क्या करने का कवि अनुरोध कर रहा है? तो विद्यार्थी यहाँ गरज करके और घनघोर तरीके से वो बरसने का, यहाँ पर गरजने का ये अनुरोध कर रहा है। पद्यांश के कवि का नाम क्या है? तो विद्यार्थी यहाँ पर निराला जी की ये कविता का एक अंश है। बादल किसका प्रतीक है? विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि निराला जी का जो प्रिय विषय है वो बादल रहा है और वो क्रांति का और पौरुष का प्रतीक है। विद्युत छवि उर्मय पंक्ति में उर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों उर शब्द का तात्पर्य होता है हृदय। अंतिम भाग देखते हैं विद्यार्थियों, उसमें कुछ प्रश्न हैं और उन आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर से प्रश्न दिए हुए हैं। स्मृति का पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये जो जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य कविता है इससे लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पाथे होता है विद्यार्थियों जो रास्ते का जो भोजन होता है, जैसे कोई यात्रा पर जाता है तो रास्ते का जो भोजन है जब वो थकान मुद्रा में हो जाता है कोई राहगीर, तो अपने साथ वो किसी ठंडी या ऐसी छाया में बैठ करके भोजन करना चाहता है,
तो वहाँ स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? तो कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से संबल प्रदान करने का, सहारा प्रदान करने का जो कार्य है वो पाथे किया करता है, उसी प्रकार से जो कवि के लिए जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, वो उस जीवन को जीने के लिए, उस संघर्ष को पार करने के लिए वो पाथे का काम कर रही हैं, संबल प्रदान करने का। वो स्मृतियां, वो यादें, सुखद जीवन की जो यादें हैं, वो जीवन में उत्साह के साथ बढ़ने के लिए वो प्रेरित कर रही हैं। बच्चे की दंत्रित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, बच्चे की जो दंत्रित मुस्कान है उसके द्वारा उदास हृदय में उत्साह का और प्रसन्नता का संचार हुआ है, और बच्चे के जो धूल धूसरित अंग हैं, मानो उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो कुटिया में जो कमल हैं वो खिल आए हैं, और यहाँ उसकी जो मुस्कान है उसको देख करके ऐसा लगता है कि पत्थर से कठोर हृदय को भी द्रवित करने वाली वे मुस्कान है। और यहाँ ये भी बताया विद्यार्थी उस पाठ में कि बांस और बबूल जैसे जो निराश जीवन है उसमें शेफालिका जैसे कमल के फूलों की जो सुंदरता है या जो मुलायमता है वो प्रकट करने वाली है उस बच्चे की दंत्रित मुस्कान। तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज का कारण क्यों थी? विद्यार्थियों, इसमें बताया गया है कि जो बाल गोविंद भगत है उसकी जो दिनचर्या है वो कैसी भी स्थिति में खराब नहीं हुई है, और उनका जो प्रतिदिन का नैमित्तिक जो कार्य था वो किसी भी स्थिति में और भंग नहीं हुआ है। प्रतिवर्ष करीब देखने को मिलता है उसमें कि 30 कोस दूर गंगा पर स्नान करने की वो जाते थे, और इतनी आस्था गंगा में उनकी नहीं थी, लेकिन वो लोक दर्शन पर और संत समागम के लिए वो जाया करते थे। और चाहे भादों की रात हो, चाहे कार्तिक मास हो, वो प्रभात फेरियाँ किया करते थे, जल्दी उठ करके स्नान करने का वो कार्य किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में भी दिनचर्या उनकी लगातार बनी रहती थी, तो यहाँ आचरण अचरज होता था जनता को उनकी इस नियमित दिनचर्या को देख करके। विद्यार्थियों, आगे इसमें आया है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? देखिए, शहनाई की जो दुनिया है उसमें डुमराव को याद करने का जो कार्य है वो उसका कारण है कि जो बजाई जाती है शहनाई, उसकी जो उसकी जो बजाने वाली जो रीढ़ है, यानी कि शहनाई को बजने में काम आने वाली जो रीढ़ है ना, वो किससे बनती थी? अंदर से जो पोली होती है, और शहनाई उसी के सहारे से फूंकी जाती है, तो वो एक घास से बनती है। तो वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पर ही वह घास पाई जाती है। तो ये डुमराव गांव का इतिहास है, और उस डुमराव गांव में क्योंकि सोन नदी के किनारे पर यह जो घास है जिसके माध्यम से और शहनाई में काम आने वाली रीढ़ है जो वहीं पर पाई जाती है, तो ये उस गांव का इतिहास रहा है, इसीलिए उसको याद किया जाता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसक ना क्यों भूल जाता है? माता का आंचल जो भी पाठ है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी कारणवश भोलानाथ जो है वो रो देता है, तो जैसे उसके साथी दिखाई देते हैं और खेलने के लिए वो तत्पर हो जाता है, और अपने मित्रों को देखकर वो खेलने की आस में और बदमाशी करने की इच्छा से वो उसे सकने को भूल जाता है। गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? वो ये साना साना हाथ जोड़ी जो है उसमें, उसके आधार पर ये बताया गया है कि वहाँ पर जितनी भी स्थितियाँ हैं, तो उन स्थितियों के कारण कि वहाँ कितनी उसकी ऐसा लगता है उसकी वहाँ की रोशनी को देख करके, और वहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है उसको देख करके कि मानो आसमान औंधा पड़ा हो, ऐसा उसमें बताया गया है। और उन्होंने पर्वतीय स्थल के होने के कारण भी उन्होंने उस अपने इलाके को कितना अच्छा स्वच्छ बना रखा है, ऐसी स्थितियाँ उन्होंने मेहनत के द्वारा ये सब कार्य किया है। तो मेहनत का लोगों का जो शहर है वो उनको कहा गया है, इस गंतोक को कहा गया है। आगे देखते हैं, कनखियों से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कनखियों से देखना का मतलब होता है विद्यार्थियों तिरछी नज़र से देखना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं, कोई भी वाक्य लेकर के। वह अपनी माता को कनखियों से देख रहा था, तिरछी नज़रों से देख रहा था।
उसने कोई ऐसा अपराध किया था और अपराध करने के कारण वह अपने मित्र को या अपनी माँ को कनखियों से देख रहा था। तो तिरछी नज़रों से देखना, इसका ये आप भाव लेते हुए वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा। तो यहाँ पर इसका जो व्यावहारिक जो उत्तर है, जो हम 60 से 80 शब्दों में लेते हैं, तो इस प्रकार से लेंगे कि राजा को जो धर्म होता है वो उसकी प्रजा की सेवा करना है, प्रजा को किसी प्रकार से सताना नहीं चाहिए। तो यही विद्यार्थी उसमें आगे बढ़ा चढ़ाकर हम कह सकते हैं कि प्रजा को परेशान नहीं करना, उसको नहीं सताना, उसके हित के कार्य करना, ये ही वहाँ पर किसका, राजा का धर्म होना चाहिए। यहाँ ये प्रसंग जो है विद्यार्थियों, गोपियों के द्वारा उस उद्धव से कहा गया है कि जो कृष्ण हैं वो हमारे राजा हैं और उनको पता है कि गोपियाँ किस प्रकार से उनके विरह में व्याकुल हैं, फिर भी वो आ नहीं रहे हैं। उल्टे हमें क्या करने के लिए, सताने के लिए उन्होंने आपको भेज दिया यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म का प्रचार करने के लिए, तो वो हमें सता रहे हैं। तो उनका ये सही कार्य नहीं है। राजा का धर्म तो वो होता है कि सभी जो प्रजा है उसको प्रसन्न रखे, उसको सताए नहीं। विद्यार्थियों आगे इसमें अथवा में दिया हुआ है आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं। तो विद्यार्थियों उस आत्मकथ्य कविता जो जयशंकर प्रसाद जी की उसमें देखते हैं, तो वहाँ पर आपको जगह जगह पर दिखाई देती है संस्कृत निष्ठ जो तत्सम शब्दावली है वो आपको दिखाई देती है। भाषा की बात करते हैं तो साहित्यिक खड़ी बोली यहाँ पर दिखाई देती है। विद्यार्थियों जो अगली तीसरी पंक्ति, एक तो हुआ संस्कृतनिष्ठ शब्दावली यानी कि तत्सम प्रधान शब्दावली, दूसरी हुई साहित्यिक खड़ी बोली, और तीसरा जो आता है ये प्रतीकार्थक कविता है। प्रतीकों के माध्यम से इसमें दो चीज़ें प्रमुख रूप से बताएं, एक तो मधुप है यानी कि भौरा है, जो कभी भी तृप्त नहीं होता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक वो मंडराता रहता है, और एक है पत्तियाँ जो नश्वरता की प्रतीक हैं, जो हरी भरी रहती हैं, धीरे धीरे सूखने की कगार पर आ जाती हैं, वो झड़ जाती हैं, तो नश्वरता का, जीवन की नश्वरता का एक प्रतीक है। तो यहाँ विद्यार्थियों प्रतीकार्थक जो कविता है इसकी जो भाषा है वो है। विद्यार्थियों और देखते हैं इसमें प्रसाद गुण से युक्त है। जब भी हम कविता को पढ़ते हैं तो उसका जो भाव है हमारी डायरेक्ट समझ में आ जाता है, भले ही कुछ शब्दावली तत्सम प्रदान होने के कारण वो हमारी समझ से थोड़ी सी परे होती हैं, लेकिन फिर भी ये प्रसाद गुण से युक्त कविता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसमें विद्यार्थियों अपने भाव लिखने हैं। क्या वो पान वाला सही कह रहा था कि वो जो प्रतिदिन वहाँ उस नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा पहना दिया करता था, तो उसको जो पान वाला है वो क्या कहता है, उस कैप्टन को क्या कहता है, पागल कहता है। तो ये अपनी प्रतिक्रिया में आप लिख सकते हैं कि ये ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि देशभक्तों की खातिर ही आज हम ये स्वतंत्रता प्राप्त कर सके हैं, तो ऐसे देशभक्तों का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं दे करके आप उस पान वाले की नकारात्मकता में, उसके विपक्ष में, और जो सकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं उसके पक्ष में आप ऐसा लिख सकते हैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से। आगे देखते हैं, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। तो विद्यार्थियों यहाँ जब मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का प्रभाव हम देखते हैं पाठ के आधार पर, तो दो का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। तो पहले हैं उनके पिताजी, जो कि उसे हमेशा ही नेतृत्व करने की क्षमता में विश्वास रखते हैं कि वो नेतृत्व करे। कॉलेज में भी, जो स्कूल में जब जाती थी, तो वो तरह तरह की हड़तालों में वो अग्रणी रहती थी मन्नू भंडारी। और वो जब उनके घर पर जो उनके साथी जो आते थे, राजनीतिक चर्चाएं किया करते थे, उनमें उसको बुला लिया करते थे उनके पिताजी की राजनीतिक चर्चाएं सुने। तो उनके जो आगामी जीवन में उस पर बहुत प्रभाव, उनके व्यक्तित्व को जो प्रभावशाली बनाने का कारण है, उसका जो पिता है उसको यहाँ पर बताया गया है कि पिता का व्यक्तित्व पर, उनके पिता का उसके व्यक्तित्व पर, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ा है। आगे इसमें पिता के अलावा उनकी जो शिक्षिका है शीला अग्रवाल, उनका भी बहुत ही प्रमुख अवदान रहा था उनके व्यक्तित्व के प्रकाशन में। हिंदी सीखी उन्होंने, हिंदी की ओर वो अग्रसर हुई थी। तो व्यक्तित्व पर पिताजी और शीला अग्रवाल को आप लेंगे। विद्यार्थियों रचनाकार का परिचय है, इसमें जन्म मृत्यु है, उनकी जो कुछ रचनाएं हैं आपको इसमें दिया हुआ है 100 शब्द का, तो 10 पंक्तियाँ आप इनमें से किसी का भी लिख सकते हैं।
13वां प्रश्न है, माता पिता के प्रति अपने बच्चे को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? माता कांचल पाठ के आधार पर उत्तर दे दिए। विद्यार्थियों, यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा जो होता है उसका जो प्रेम होता है माता और पिता दोनों के प्रति होता है, लेकिन जो माता का प्रेम होता है वो ममता से युक्त होता है, जबकि पिता का प्रेम स्नेह से पूरित होता है। लेकिन अंत में यही कहना है आपको, यही लिखना है उस प्रश्न के उत्तर में कि अपने आप को सबसे सुरक्षित, भले ही उसमें देखा जाए कि भोलानाथ कहाँ सोता है, अपने पिताजी के पास में सोता है, सैर सपाटा करने के लिए सुबह जाता है, नहाने के लिए जाता है, पूजा पाठ करता है, फिर भी कह सकते हैं हम कि माता का जो ममत्व है, माता का जो ऐसी ममता की जो मूर्ति है माता, तो वहीं पर वो सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। तो यहाँ इस संदर्भ में लिख सकते हैं हम। आगे है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक कौन कौन सी बातों को लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि लिखने के कारण क्या है, कौन कौन सी चीज़ों के कारण लेखक लिखने को मजबूर हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया है विद्यार्थियों, आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए। आंतरिक व्यवस्था है, लिखना जरूरी है, भीतर की जो व्यवस्था है, हृदय की जो व्यवस्था है, उससे मुक्ति पाने के लिए लेखक लिखता है। और दूसरी बात इसमें बताई गई है कि प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय अनुभूति बहुत ही कारगर होती है। अनुभूति से आदमी लिखने के लिए प्रेरित होता है, और अनुभूति इस प्रकार से जब व्यक्ति करने लगता है तो वो साक्षात उसके सामने जैसा पाता है स्वयं को वो व्यक्ति। तो यहाँ विद्यार्थियों, ये आज का आपका इस कक्षा 10 का जो प्रश्न पत्र था अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसका हमने हल देखा। आप अपने अंकों का समायोजन करें और देखें कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही थे। तो हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप शेयर करते रहें और आगामी वीडियोस के लिए इसको लाइक करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।